सीमा पर रात का सन्नाटा था। केवल दूर दूर तक फैली रेगिस्तान की चुप्प और हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उमर हफीज और उसके गैंग के सदस्य पुराने लकड़ी के टेबल के चारों ओर बैठे थे। एक छोटी सी धुंधली सी आग की लौ उनके चेहरों पर गहरी छायाएं डाल रही थी। हवा में एक खतरनाक योजना की गंध थी और उमर का गुस्सा जैसे हर शब्द के साथ बढ़ता जा रहा था। इस बार हमें भारत को हिला देना है। उमर की आवाज कड़क थी और उसकी आंखों में गुस्से की लहर थी। हमें वो कुछ करना होगा जो भारत कभी भूल न पाए। चाहे कुछ भी हो, इस बार हम अपनी ताकत दिखाएंगे। उसकी बातों में खौफनाक आत्मविश्वास था और गैंग के सदस्य चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे। तभी एक सदस्य, जो बहुत समय से उमर के साथ था, धीरे से बोला, स्पाइडर का क्या? मुंबई कोर्ट में उसका ट्रायल है और उसे फांसी की सजा मिलने की पूरी संभावना है। उमर की आंखों में गुस्सा उबालने लगा। उसका चेहरा भयंकर हो गया और उसने सख्ती से कहा, स्पाइडर को बचाने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। हम उसे किसी भी कीमत पर बाहर निकालेंगे। तभी एक मोटरसाइकिल की आवाज दूर से आई, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। दरवाजा खुला और उमर का विश्वासपात्र आदमी अंदर आया। स्पाइडर की सिचुएशन अब क्या है? उसे फांसी का खतरा है, उसने कहा, और सभी की निगाहें उमर पर थी। उमर ने गहरी सांस ली और नक्शे पर हाथ रखा। उसकी अंगुलियां मुंबई कोर्ट के बाहर रुक गईं। अगर स्पाइडर को बाहर निकालना है तो हम भारत में कोर्ट के बाहर धमाका करेंगे। यह हमारी आखिरी उम्मीद है। उमर की आवाज में एक घातक ठंडक थी। गैंग के सदस्य समझ गए कि अब कोई रास्ता नहीं है और उमर की योजना ने सभी को एक खौफनाक रास्ते पर ढकेल दिया था। उधर कश्मीर की घाटी पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। चारों तरफ बर्फबारी और गहरी ठंड ने माहौल को रहस्यमय बना दिया था। इसी बीच पुलिस को एक अहम सूचना मिली थी कि लंगड़ा हथेला, जो कुख्यात गैंगस्टर स्पाइडर ज्वालामनी का खास सहयोगी है, आज रात कश्मीर के बॉर्डर से काले ट्रक में फरार होने की कोशिश करेगा। पुलिस ने घाटी के सुनसान इलाके में बैरिकेड लगाकर ट्रक का इंतजार किया। सायरन की धीमी गूंज और पुलिस की गाड़ियों की रोशनी बर्फीले माहौल में चमक रही थी। जवान सतर्क थे और उनके इरादे मजबूत। कुछ देर बाद एक काले ट्रक की हेडलाइट्स घाटी में चमकीं। ट्रक तेजी से बैरिकेड की ओर बढ़ रहा था। सावधान रहो, एक पुलिसकर्मी ने इशारा किया। ट्रक ने बैरिकेड को जबरदस्त ताकत से तोड़ दिया और आगे बढ़ने लगा। पुलिस ने फौरन अपनी गाड़ियां ट्रक के पीछे दौड़ा दीं। बर्फीली सड़कों पर पीछा रोमांचक था। ट्रक घाटी के मोड़ पर पहुंचा, लेकिन तेज रफ्तार के कारण संतुलन खो बैठा और खाई में गिर गया। पुलिस ने ट्रक के चारों तरफ घेरा बना लिया। जैसे ही एक पुलिसकर्मी ने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। लंगड़ा हथेला ने गोलियों की बौछार करते हुए ट्रक के भीतर से जवाब दिया। बर्फ में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पुलिस ने सावधानी से स्थिति संभालने की कोशिश की और कवर लेते हुए जवाबी कार्रवाई की। लंगड़ा हथेला बर्फबारी और अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश में था। कुछ देर तक गोलीबारी चलती रही, लेकिन अंधेरे और कठिन मौसम ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। जब फायरिंग थमी और पुलिस ने ट्रक को चेक किया, तो लंगड़ा हथेला वहां से गायब हो चुका था। केवल गोलियों के निशान और बर्फ में उसके भागने के कुछ धुंधले सुराग बचे थे। कश्मीर की उस ठंडी रात ने पुलिस के सामने कई सवाल छोड़ दिए। लंगड़ा हथेला कैसे भागा और क्या यह उसकी पहले से सोची समझी योजना का हिस्सा था? पुलिस अब भी उस दरिंदे को पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन उस रात का संघर्ष घाटी की बर्फ के साथ इतिहास बन चुका था। मुंबई का दिन आज शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। पुलिस स्टेशन के अंदर हर एक अधिकारी की गर्दन पसीने से भरी हुई थी।
आज का दिन मुंबई पुलिस के इतिहास में लिखा जाने वाला था, क्योंकि आज स्पाइडर ज्वालामुनी को कोर्ट ले जाना था, एक नाम जो सिर्फ सुनने से ही इंसानों के रगों में बर्फ जमा दे। स्पाइडर ज्वालामुनी कोई आम इंसान नहीं था। उसकी पहचान एक स्लीपर सेल एजेंट के रूप में थी, जो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी उमर हफीज का सबसे विश्वसनीय साथी था। उसका कद ऊंचे पेड़ जैसे, काले कुर्ते में लिपटा हुआ शरीर एक चलता फिरता मौत का पैगाम लगता था। उसकी आंखों के काजल में जैसे अंधेरा समा गया हो। लंबे घने बदबूदार बाल जो देखने वाले की नाक तक घिन ला देते थे, और उसके चेहरे पर राक्षस जैसी हंसी थी जो किसी भी मजबूत इंसान का दिल कांपने के लिए काफी थी। उसका नाम ही इतना भयानक था कि मुंबई पुलिस के 2 अधिकारी उसे कोर्ट ले जाने के सोचे बिना ही इस्तीफा दे चुके थे। पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, स्पाइडर ज्वालामुनी को कोर्ट ले जाने के लिए सब तैयार हो जाओ। 8 साल के करियर में इंसानों के साथ काम करने वाले पुलिस अधिकारी भी आज अपने दोस्तों को गले लगा रहे थे, जैसे वे अपनी जिंदगी का आखिरी दिन देख रहे हों। सारे कैदियों को दूसरे पुलिस स्टेशनों में शिफ्ट कर दिया गया था। पुलिस स्टेशन के हर कोने में सिर्फ AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट्स नजर आ रही थीं। स्पाइडर ज्वालामुनी को ले जाने के लिए एक अलग ही योजना बनाई गई थी। 50 पुलिस वैन, 500 प्रशिक्षित अधिकारी और 10 हेलीकॉप्टर सभी स्पाइडर ज्वालामुनी को सुरक्षित तरीके से कोर्ट तक ले जाने के लिए तैनात थे। मुंबई के रूट नंबर 10 से लेकर रूट नंबर 13 तक एक भी सामान्य गाड़ी को अनुमति नहीं दी गई थी। सभी रास्ते बंद थे। यह एक मिनी लॉकडाउन जैसा दृश्य था। लोग खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह इस ऑपरेशन का हिस्सा बने। पुलिस वैन के साथ हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। हर हेलीकॉप्टर में एक स्नाइपर तैनात था और वैनों के अंदर भी मशीन गन्स तैयार थीं। हर अधिकारी की आंखें स्पाइडर ज्वालामुनी के एक एक मूव को देख रही थीं। उसका एक नाखून भी हिलता तो 500 गोलियां एक साथ निकल जातीं। कोर्ट के बाहर 500 अधिकारी, 10 स्नाइपर और मेटल डिटेक्टर्स का बंदोबस्त था। जजों को भी Z+ सुरक्षा दी गई थी। जब स्पाइडर ज्वालामुनी ने कोर्ट के दरवाजे पर कदम रखा, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। वह धीरे से हंसा और बोला, तुम मुझे कोर्ट ला रहे हो या मौत को मेरे साथ ले आ रहे हो? उसकी आवाज में इतना ठंडा और खौफनाक असर था कि एक अधिकारी डर के मारे अपनी बंदूक गिरा दी। जज के सामने उसने सिर्फ एक बात कही, अगर मैं चाहूं तो इस कोर्टरूम का हर इंसान अभी मर जाए, लेकिन मेरे मालिक के आदेश हैं कि मैं यहां चुपचाप रहूं। स्पाइडर ज्वालामुनी के खिलाफ सबूत मजबूत थे और उसे कड़ी सजा मिलनी तय थी। लेकिन कोर्ट में कदम रखने से पहले ही स्पाइडर ने अपनी योजनाओं को सक्रिय कर दिया था। वह एक अत्यधिक कुशल और चतुर व्यक्ति था, जिसे कई सालों से लोगों के बीच छिपकर रहना और अपनी पहचान को गोपनीय रखना आता था। कोर्टरूम के अंदर जब स्पाइडर ज्वालामुनी के खिलाफ सबूत पेश किए गए, तो वह शातिर मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे सबूत और तुम्हारी कानून की किताबें मेरी सजा तय कर रही हैं, लेकिन हर किसी को अपनी जिंदगी की राह खुद तय करनी होती है। जज ने पूरी तन्मयता के साथ घोषणा की, स्पाइडर ज्वालामुनी को कड़ी सजा सुनाई जाती है। यह सुनते ही कोर्टरूम में एक सन्नाटा छा गया। स्पाइडर ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, अब आगे का समय तय करेगा। कोर्ट के बाहर अचानक से एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जो स्पाइडर के स्लीपर सेल एजेंट्स ने किया था। स्पाइडर के स्लीपर सेल में कुछ पुलिस ऑफिसर भी, जिसके कारण वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों में हलचल मच गई। एक कड़ी सुरक्षा घेरा था और सभी लोग असमंजस में थे। स्पाइडर ज्वालामुनी के खिलाफ जो साजिश थी, उसका परिणाम सबके सामने आ चुका था, लेकिन इस स्थिति में सभी को संयम बनाए रखने की आवश्यकता थी। स्पाइडर ज्वालामुनी ने चुपके से अपने अगले कदम के बारे में सोचना शुरू किया।
वह जानता था कि उसकी पहचान और योजनाएं अब और अधिक सतर्कता से देखी जाएंगी, लेकिन वह इस जंग को खत्म होने से पहले जीतने का इरादा रखता था। उसने एक सख्त चेतावनी दी, तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता। मेरे जैसे लोग हर चुनौती का सामना करते हैं। पुलिस स्टेशन में भी कड़ी सुरक्षा थी। हर एक कदम पर अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी तैनात थे। इस स्थिति में स्पाइडर के बारे में और भी अधिक सावधानी बरती जा रही थी। उसने अपने मंसूबों को सफल बनाने के लिए कुछ और कदम उठाए, लेकिन यह सब खुलकर सामने आने से पहले बहुत कुछ बदल चुका था। जब स्पाइडर ज्वालामुखी को आगे के कदम उठाने के लिए तैयार किया जा रहा था, तो उसने एक अधिकारी से कहा, तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। मैं कभी हार नहीं मानता। उसकी बात सुनकर अधिकारी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, तू है कौन? स्पाइडर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक व्यक्ति हूं जो किसी भी परिस्थिति में हार मानता नहीं। जैसे ही यह खबर गृह मंत्री के पास पहुंची, उनका चेहरा गुस्से और चिंता से तमतमा उठा। गृह मंत्री ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद और तेज तर्रार अधिकारी को फोन किया, सिंघम, हमें आपकी आवश्यकता है। मुंबई खतरे में है। तुरंत यहां पहुंचो। सुबह 7 बजे मंत्रालय के बाहर एक विशाल आर्मी वैन आकर रुकती है। वैन के चारों ओर 50 हथियारों से लैस कमांडो तैनात हैं। एक हल्की खामोशी के बाद वैन का दरवाजा खुलता है और डीसीपी बाजीराव सिंघम अपनी दमदार चाल, कड़क खाकी वर्दी और आंखों पर चढ़े काले चश्मे के साथ उतरते हैं। घोष करे गगन गर्जना, जो थे शंख निनाद के संग सिंह जो फूटे, रणभेरी बजे ज्वाला सी बहे, सिंह का नाम सुन हर दिशा जले। मन भंवर उठे, तन से हर उठे, जब धरती गाए वो आया है सिंघम। ना शस्त्र रुके ना हस्त रुके, जब जंग छिड़ाए वो सिंह है सिंघम। हर कदम में आत्मविश्वास और हर इशारे में एक अलग रुतबा झलकता है। गृह मंत्री के दफ्तर में प्रवेश करते ही सिंघम ने सख्त सलामी दी। गृह मंत्री ने बिना किसी देरी के कहा, बाजीराव, यह हमला किसी साधारण अपराधी का काम नहीं है। इसका मास्टरमाइंड है स्पाइडर ज्वालामुखी, जो मुंबई में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। हमने उसे पकड़कर पुडुचेरी की जेल में शिफ्ट कर दिया है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है, लेकिन हमें शक है कि वह जेल से कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। सिंघम का जवाब। सिंघम ने अपनी कड़क आवाज में जवाब दिया, सर, यह कानून का अपमान है। जिसने मुंबई की शांति को तोड़ा है, वह अब सिंघम के शिकंजे से नहीं बच सकता। मैं उसे उसकी सजा दिलाकर रहूंगा। सरहद पार उमर हफीज मुंबई बम धमाकों का जश्न मना रहा था। आतिशबाजियां, हंसी ठिठोली और जश्न का ऐसा नजारा था जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। उसे ये भी खबर थी कि खतरनाक अपराधी स्पाइडर ज्वालामुखी को पौंडीचेरी की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। यह जानकारी उसे उसके खास एजेंट लंगड़ा हथेला ने दी थी। इधर मुंबई के एक होटल के कमरे में बाजीराव सिंघम अपनी टीम के साथ इस मिशन पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर स्पाइडर ज्वालामुखी को कैसे रोका जाए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं, क्योंकि सिंघम को यह मालूम था कि ज्वालामुखी का नेटवर्क पौंडीचेरी तक फैला हुआ है। रात का वक्त था। पौंडीचेरी की जेल में एक गार्ड ने स्पाइडर ज्वालामुखी को खाना देने के लिए उसका सेल खोला। लेकिन जैसे ही गार्ड ने प्लेट आगे बढ़ाई,
ज्वालमणि ने गार्ड को असमंजस में डालते हुए हमला किया। यह हमला इतनी तेजी से हुआ कि गार्ड को संभलने का मौका नहीं मिला। जेल के कई पुलिस अधिकारी, जो उसके स्लीपर सेल एजेंट थे, पहले से तैयार थे। उन्होंने ज्वालमणि जेल से बाहर निकाल लिया और बाकी पुलिस वालों को नष्ट कर दिया। इस खौफनाक वारदात की खबर जैसे ही सिंघम तक पहुंची, वह गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने तुरंत पौंडीचेरी के नजदीकी स्टेशन पर तैनात संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा को फोन किया। सिंघम ने सिम्बा से कहा, पौंडीचेरी पुलिस स्टेशन जाओ, ज्वालामणि को हर हाल में रोकना है। सिम्बा ने बिना समय गवाए अपनी पुलिस वैन निकाली। पौंडीचेरी पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उसने जबरदस्त एंट्री ली। सायरन की आवाज और सिम्बा की दहाड़ ने माहौल को रोमांचित कर दिया। लेकिन सिम्बा को अंदाजा नहीं था कि ज्वालमणि उसके एजेंट पहले से पुलिस स्टेशन में उसकी ताक में थे। जैसे ही सिम्बा ने कदम रखा, ज्वालमणि ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए उसे घेर लिया। दोनों के बीच एक जबरदस्त शब्दों की जंग शुरू हो गई। सिम्बा अपनी पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन वह अकेला था। दूसरी ओर ज्वालमणि और उसके स्लीपर सेल एजेंट मिलकर सिम्बा को मात देने में कामयाब हो गए। उन्होंने सिम्बा को अपनी पकड़ में ले लिया और उसे अपने साथ ले गए। अब सिंघम को खबर मिल चुकी थी कि सिम्बा फंस चुका है। यह जंग अब और भी खतरनाक होने वाली थी। सिंघम के दिल में गुस्सा था और उसकी आंखों में ज्वालमणि को खत्म करने का जुनून। जैसे ही बाजीराव सिंघम को यह पता चलता है कि स्पाइडर ज्वालामणि ने सिम्बा को अपने साथ ले जाकर छुपा दिया है, तब सिंघम का दिमाग एकदम से तेज हो जाता है। अब तक जो भी हो रहा था, उसका असली मजा अब शुरू होने वाला था। सिंघम को यह भी पता चलता है कि स्पाइडर ज्वालामणि समुद्र के रास्ते चाइना के शंघाई सिटी में छुपा हुआ है। लेकिन यह सब कैसे पता चला? इसमें एक और ट्विस्ट छुपा है। यह सारी जानकारी यशवर्धन शेखावत ने दी थी, जो सिंघम का जूनियर था। यशवर्धन एक समय स्पाइडर ज्वालामणि के स्लीपर सेल एजेंट के रूप में काम कर रहा था। यह सच है कि यशवर्धन ने कई साल तक स्पाइडर ज्वालामणि के स्लीपर सेल में घुसकर अपनी पहचान को छुपा लिया था, लेकिन अब कुछ बदल गया था। सिंघम को जैसे ही यह न्यूज मिलती है, वह समझ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सिंघम ने यशवर्धन शेखावत को तुरंत अपने साथ मिलाया और उससे हर पल की अपडेट लेने के लिए कहा। तुम्हें हर एक खबर देनी होगी, यशवर्धन। स्पाइडर ज्वालामणि को हराना अब मेरी जिंदगी का मकसद है। सिंघम का गुस्सा और दृढ़ निश्चय दोनों नजर आने लगते हैं। यशवर्धन को अपनी पुरानी यादों की एक बार फिर से तलाश करनी पड़ती है। उसने अपने पुराने स्लीपर सेल कॉन्टैक्ट्स से बात की और शंघाई तक पहुंचने के लिए रास्ता तैयार कर दिया। सिंघम ने अपने दिमाग में एक सफल योजना बनाई और शंघाई जाने की तैयारी शुरू कर दी। अब सिंघम के सामने एक नई चुनौती थी, शंघाई, स्पाइडर ज्वालामणि और एक पुराना दोस्त जो दुश्मन बन गया था। जब तक सिंघम शंघाई की तरफ रुख करता है, यशवर्धन अपने जैसे सीक्रेट एजेंट की तरह हर घटना की अपडेट देता रहता है। एक बार फिर सिंघम और स्पाइडर ज्वालामणि के बीच एक भयंकर टकराव होने वाली थी, जिसमें हर कदम पर खेल का असली मजा आने वाला था। सिंघम शंघाई पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें यशवर्धन शेखावत से कोई अपडेट नहीं मिल रही थी। इस बीच स्पाइडर ज्वालामणि को यह पता चला था कि यशवर्धन सिंघम का ऑफिसर है। उसने सिम्बा और यशवर्धन को पकड़ लिया और सिंघम को कॉल किया। वेलकम टू शंघाई, सिंघम, स्पाइडर ज्वालामणि ने कहा। सिंघम को समझ में आ गया कि सिम्बा और यशवर्धन खतरे में हैं। वह अकेले ही स्पाइडर ज्वालामणि के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां उनकी और स्पाइडर के साथियों के बीच कड़ी भिड़ंत होती है। सिंघम एक एक करके सारे मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन फिर कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं।
स्पाइडर ज्वालामनी हंसते हुए उमर हफीज को कॉल करता है और कहता है, मैंने सिंघम और उसके साथियों को पकड़ लिया है। उमर हफीज गुस्से में कहता है, इनसे निपट लो और सिंघम को मेरे पास ले आओ। इसी बीच स्पाइडर ज्वालामनी सिम्बा और यशवर्धन को गोली मरने ही वाला होता है, तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और फिर एंट्री होती है वीर सूर्यवंशी की एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड। सिम्बा हंसी में कहते हैं, आखी यूट्यूब एंड डिटेक्टिव चेतक की ऑडियंस को पता है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं पता। सिंघम हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, आली रे आली। स्पाइडर ज्वालामनी, आता तुझी बारी आली, क्योंकि वीर सूर्यवंशी को सिंघम ने पहले से ही अपने साथ ले लिया था। अब सिंघम, सिम्बा, यशवर्धन और सूर्यवंशी मिलकर स्पाइडर ज्वालामनी के सारे गुंडों से मुकाबला करते हैं। स्पाइडर ज्वालामनी को पकड़ लिया जाता है और उसे भारत वापस ले जाया जाता है, लेकिन फिर वह जोर जोर से हेस्ट हुए सिंघम को कहता है, तुम भारत वाले मुझे पकड़ सकते हो, बस यही तुम्हारी औकात है, तुम स्पाइडर ज्वालामनी का कुछ नहीं बिगड़ सकते। सिंघम अपना हाथ माथे पे घुमाते हुए कहते हैं, आता माजी सताकली। फिर सभी मिलकर स्पाइडर ज्वालामनी को गोलियां मर देते हैं और उमर हफीज को कॉल करके कहते हैं, उमर हफीज, आली रुपया आली, आता तुझी बारी आली।